अपनों ने इन्वायरमेंट पे बात की थी। मैंने आपको कहा था कि एक तो मरुस्थलीकरण को रोकना, एजेंडा 21 में समस्या थी। एक जैव विविधता, इसकी सुरक्षा करना, इसको संरक्षित करना, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था तीसरी समस्या थी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को रोकना। उस संबंध में मैंने आपको बताया था UNFCCC, उस संधि के तहत हमने बात की थी और उसमें यह कहा गया था कि जो विश्व है वो जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित प्रतिवर्ष एक सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसको उन्होंने नाम दिया था COP, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहला जो हुआ था 1995 के अंदर हुआ था, बर्लिन के अंदर। ये अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। तीसरा जो हुआ था ये 1997 में हुआ था, क्योटो के अंदर हुआ था, जापान। यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल हमारे सामने आया था कि 2010 तक हम 1990 के स्तर के CO2 के उत्सर्जन में 5.2% की कमी कर देंगे। भारत Annex 2 में आता है, वो हमने बात कर ली थी। कनाडा ने बीच में हटा दिया था, वो ये उस टाइम आया था 2009 के आसपास एक पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में क्योटो प्रोटोकॉल को मानने से किस देश ने मना किया है। अब थोड़ा उसके चांस कम बन जाते हैं क्योंकि पुरानी बात हो गई है थोड़ी, ठीक, वो करंट का था उस टाइम। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरीके की कोई गतिविधि हो तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े नई नई बातें आई, उन पर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक आया, लिख दीजिए, कोप 21। कोप 21, कोप 21 ये जो है 2015 के अंदर हुआ था और ये हुआ था पेरिस के अंदर। यहां हमारे सामने क्या हुआ, एक एग्रीमेंट आया। उस एग्रीमेंट को हम पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। पेरिस समझौता, कई बार इस सम्मेलन को ही पेरिस सम्मेलन बोल देते हैं, ध्यान रखना, अखबारों में मिल जाए पेरिस सम्मेलन में ये बात हुई, उसका मतलब वो कोप 21 की बात कर रहा है 2015 के अंदर। अलग से पूछा जा सकता है आपसे कि 2015 में कोप का सम्मेलन कहां हुआ था, बहुत ज्यादा जब टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब, क्योंकि ये एक माइलस्टोन था, ठीक है ना, माइलस्टोन था। कई बार तो क्या होता है, लड़ने लग जाते हैं, चर्चा ही नहीं होती है, तो फिर वो उस पर इतने नहीं आते हैं। आइए, इसमें एक क्या था, इसमें प्रावधान क्या था, लिख दीजिए। पेरिस समझौता क्या था, पहला लिखो, इसमें लिखो, इसके तहत विकसित और विकासशील देशों ने, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित व विकासशील देशों ने यह डिसाइड किया, विकसित और विकासशील देशों ने यह डिसाइड किया कि पृथ्वी का तापमान मिनिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अंडरलाइन, मिनिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, ये बढ़ने नहीं देंगे और इसे कम करने का प्रयास करेंगे। लिख दीजिए, ये बंद करना लाइट, और इसे कम करने का प्रयास करेंगे।
कम करने का प्रयास करेंगे। समझ में आई बात सारी? ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार 1.5 पे ही क्वेश्चन आ गया, इतना है, ठीक है। लेकिन मेरे को आज भी याद है उस टाइम जो प्रतियोगिता दर्पण आई थी, और प्रतियोगिता दर्पण एक कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किताब होती है, उसके अंदर बड़ा बड़ा ऊपर की तरफ ऐसे लिखा हुआ था 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इस कारण से मैंने आपको बताया है। अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो 1.5 पर ही आया है, मिनिमम के बारे में पूछा है, ठीक है ना। मतलब कम से कम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम कम करने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी का तापमान कितना है, औसत तापमान, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कितना है औसत, ज्यादा ज्यादा, औसत का मतलब क्या होता है, ज्यादा और कम का एवरेज, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एक नोट डाल के लिख दीजिए, पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, चले, ये बात है। ये अब इसको कम कैसे कर सकते हैं हम, 1.5 ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि यदि इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत है। समझे ना बात को? तो ज्यादा तो हम ले गए, हम कह रहे हैं कि हमें कम करना है ये। तो कम करने के लिए क्या प्रावधान होता है, कम करने के लिए एक प्रावधान ये होता है CO2 के उत्सर्जन में, 2 मिनट रुक जाइए लिखा दूंगा मैं, CO2 के उत्सर्जन में कमी, ये करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप देखिए, जो देश ये कहते हैं कि CO2 के उत्सर्जन में कमी करें, अब यदि कोई अमेरिका है, ब्रिटेन है, इस जैसा देश कहता है कि CO2 के उत्सर्जन में कमी करें, इसका मतलब उद्योग धंधों को कम करें, वो यही तो कह रहा है। अब यदि वो तो बन गए, उन्होंने तो जितना शुरू से लगे हुए हैं वो तो, अब वो तो उद्योग धंधे चला के उन्होंने तो खराब कर दिया, हम जब चलने लगे हैं तो हमें कह रहे हैं आप बंद कर दो। तो भारत कहता है कि 2030 तक CO2 के उत्सर्जन में कोई कमी नहीं करेंगे हम, 2030 तक। वो आप इसको डिसाइड करो, आप करो, हम नहीं करेंगे। क्यों? हम तो अभी अभी विकास के दौड़ में आए हैं, और अभी आप हमें बंद करवा दोगे तो फिर क्या हुआ, आपने तो पहले कर लिया। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, इंडिया वर्ष 2030 तक, इंडिया वर्ष 2030 तक, और चीन वर्ष 2026 तक, ध्यान रखें, चीन वर्ष 2026 तक CO2 के उत्सर्जन में कमी नहीं करेंगे, CO2 के उत्सर्जन में कमी नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात सारी? ठीक है, क्लियर होगी? आइए, और जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्री है, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ये इस समझौते के लागू होते ही कमी स्टार्ट चालू कर देंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, अब इसमें है ना, देखो चीजें मैं बीच बीच में रोक देता हूं आपको, आप बुरा मत माना करो इन चीजें का। 2030 को अंडरलाइन करो और 2026 को अंडरलाइन करो। चाइना वाला फिर भी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया आपसे पूछ लेगा कि भारत ने निम्न में से किस वर्ष तक CO2 के उत्सर्जन को नहीं करने का प्रावधान किया है, CO2 के उत्सर्जन में कमी नहीं करने का प्रावधान दिया 2030 तक, ऐसे बनते हैं। फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं अपने, ये मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है,
पृथ्वी के टेम्परेचर को कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1.5। ठीक है। अब इसको यदि बहुत ज़्यादा आपसे कहे कम से कम कितना है, अधिक से अधिक कितना है, तो फिर अधिक से अधिक 2 है और कम से कम 1.5 है। वो जैसे बनाए वैसे आप कह सकते हो इसको। तीसरा लिख दीजिए, विकसित देश समझौते के लागू होते ही समझौते के लागू होते ही समझौते के लागू होते ही कमी करना प्रारंभ कर देंगे। कमी करना प्रारंभ कर देंगे। समझ में आई बात सारी? चलिए अब इसके बाद आइए कोप 17। मैं सीधा 17 पे आ गया हूं, ठीक है ना? 2 मिनट। कोप 23, ठीक है ना? पहले 21, 22 मैंने मिस कर दिया, आपको भी मिस करना है, और 23। ये 23 कब होगा? अंदाजा लगाओ। 2017। स्थान है बोन, जर्मनी। ठीक है। यहां एक विशेष बात हुई, मामला बहुत गरमाया था। स्वीडन की एक 16 साल की लड़की थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को नाम याद आ रहे हो तो? हैं, क्या नाम था? हाँ, ग्रेटा। लेकिन इसका पूरा नाम किसी को पता हो तो बताइए, मुझे थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। नाम गूगल पे सर्च करके देखो। है ग्रेटा थर्नबर्ग। एक बार देखो, पूरा अच्छे तरीके से देखो। स्वीडन की लड़की थी वो। ग्रेटा थनबर्ग। देखो, एक लड़की थी ग्रेटा थर्नबर्ग, ये स्वीडन की थी। उस टाइम ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? अब आने के इसके चांस नहीं है, अब नहीं है इसके चांस के। देखो यहां क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। तो ग्रेटा थुनबर्ग, ये जो ग्रेटा थुनबर्ग है, जो स्वीडन की एक लड़की थी, इसने विश्व समुदाय को संबोधित किया। इसने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी को खराब करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी को खराब करने की? ठीक है, आप हमारे लिए क्या छोड़कर जाओगे? क्या आप हमारे लिए ये ग्लोबल वार्मिंग छोड़कर जाओगे? भाई आप देख लीजिए, वो डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो जाने की तैयारी में ही है। अब वो तो 15-16 साल की लड़की है, तो वो कह रही है कि आप हमारे लिए छोड़कर क्या जाओगे? ये पोल्यूशन छोड़ के जाओगे, ये कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए और अच्छी फिल्म देख के आइए, यहाँ पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। तब ये मामला थोड़ा गर्मा गया था, घटना ये थी, ठीक है ना? तो यहां पर अमेरिका ने पेरिस समझौते से हाथ पीछे खींच लिए, मतलब पेरिस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर जो बाइडेन आए, उन्होंने कहा कि हम पेरिस समझौते का सम्मान करते हैं। ये भी बात हुई थी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें लिख दीजिए, लिखिए, यह सम्मेलन ग्रेटा थुनबर्ग, ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन, नामक लड़की के कारण
चर्चा में रहा। चर्चा में रहा, समझ गए होंगे आप सारे। फिर लिखिए, इस सम्मेलन में अमेरिका ने पेरिस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने पेरिस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। पेरिस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। चले, आइए अब आइए कोप 24। अब ये जानबूझकर मुझे आपको कुछ चीजें बतानी पड़ रही है। ये हुआ था केटोवाइज। केटोवाइज एक स्थान है पोलैंड, वहां पर हुआ था ये कोप 24 2018 में। कोप 25 ये हुआ था 2019 में, मैड्रिड में हुआ था ये। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, वहां हुआ था ये। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो होस्ट किया था, इसकी जो मेजबानी की थी, वो स्पेन और चिली ने मिलकर की थी। आयोजित तो मैड्रिड में हुआ था, लेकिन यदि आपको कह दे कि मेजबानी किसने की थी, तो स्पेन और चिली दो देशों ने की थी, मिलकर के थी। चले, अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2020 के अंदर कोरोना पीक पर था, इस कारण से यह सम्मेलन नहीं हुआ, तो ये एक गैप आ गया। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, वर्ष 2020 में कोरोना के कारण, वर्ष 2020 में कोरोना के कारण यह सम्मेलन नहीं हुआ। चले, आइए इसके बाद आइए कोप 26। ये हुआ 2021 में और ये हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो ये वैसे तो पड़ता है, देखिए, स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है ना, स्कॉटलैंड में पड़ता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, स्कॉटलैंड किसके अंदर पड़ता है? ब्रिटेन के अंदर पड़ता है। क्लियर हो रही है बात सारे? और ब्रिटेन किसके अंदर पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, ठीक है ना। तो बाई चांस कोई चीजें पढ़ो, इधर कहते सर आपने स्कॉटलैंड लिखाया था, मैंने वहां ब्रिटेन पढ़ लिया था, ये इसी के भाग होते हैं। और इसको भी जो होस्ट किया था, यहां पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, यूके और इटली दोनों ने मिलकर किया था ये, यूके और इटली। चले, अब यहां पर क्या है, विशेष रूप से भारत की बात करनी है हमने। लिखिए, इस सम्मेलन में भारत ने पंचामृत दिया। भारत ने पंचामृत दिया। पंचामृत दिया। पंचामृत होता है ना, मंदिर में आपको मिलता है प्रसाद जैसा, वो
शहद होता है उसके अंदर, गुड़ होता है, ठीक है ना, जो भी है। हाँ, चीनी भी डाल लो। हाँ, है, गुड़ है क्या? नहीं डालोगे? कोई बात नहीं, तो आपको मैं बता देता हूँ, गुड़ भी डाला जाता है। नहीं, होता है गुड़ भाई, टेंशन मत रखो। शहद होता है, ये कुछ चीज़ें होती है इसके अंदर। तो जो भी है कोई बात नहीं, आप ले लो उसको। आइए, अब यहाँ पंचामृत बड़ा अच्छा शब्द है, हमारा पौराणिक शब्द है पंचामृत। और कब एक तरीके से हमें ऐसे शब्द जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। ये शब्दों का खेल होता है सारा, पंचामृत। तो हम ये सोचते हैं ये पवित्र शब्द है, और फिर हम इसके प्रति सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ये संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ किया गया, तो एक तो जो 5 बातें इन्होंने बताई, एक तो इन्होंने बताया 2070, वर्ष 2070 ये भारत का है, ठीक है। यहाँ 2070 भारत ने क्या रखा, नेट जीरो का लक्ष्य, नेट जीरो का लक्ष्य रखा भारत ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो का क्या मतलब होता है? नेट जीरो का मतलब होता है कि कार्बन का उत्सर्जन इज इक्वल टू कार्बन का अवशोषण। मतलब हम जितने कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतने ही कार्बन को हम अवशोषित कर देंगे। कैसे करा देंगे? पेड़ पौधों को बढ़ाकर, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके, बायोमास, बायोगैस, इन सब को बढ़ावा देके, बायोफ्यूल को बढ़ावा देके, ये हमारे प्रोग्राम रहेंगे। और हम 2070 तक नेट जीरो कर देंगे। क्योंकि देखो, कार्बन का उत्सर्जन तो जरूरी है, इसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। कार्बन का उत्सर्जन तो जरूरी होगा ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन यदि हम रोक देंगे तो फिर उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, हमारी जीडीपी प्रभावित हो जाएगी, जीवन यापन कैसे चलेगा। लेकिन हमें यह करना है कि यदि हम 100 कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो हम ऐसी व्यवस्था करें कि हम उसको अवशोषित भी 100 को करा दें। ये है, एक ये रखा। दूसरा इन्होंने लक्ष्य रखा वर्ष 2030। वर्ष 2030 यहां पर इसने क्या किया, 4 बातें बताई। ऐसे कर दो इसको, मैं समझा दूंगा साथ साथ। 1 2 3 4। तो देखो, 1 2 3 4 5, 5 अमृत हो गए ये, ठीक। 2030 में जानबूझकर ये चीजें लिखाई है ताकि चीजें क्लियर रहे। लिखिए, यहां पर लिखो, भारत प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में भारत प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। मतलब जो हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना, तो जो प्रोजेक्टेड रूप में होता है उसको, उसमें हम 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030। दूसरे तीर के नीचे लिखो, लिखिए, भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का, भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का
भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। रिन्यूएबल क्या होती है? नवीनीकरणीय ऊर्जा। ये क्या होती है? जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये प्राप्त करेगा। लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030। मतलब यदि आज हम विद्युत के रूप में, बिजली के रूप में, यदि मान एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 गीगावाट का इस्तेमाल करते हैं तो हम 2030 तक इसको 50-50 में बांट देंगे, जिसमें से 50 हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होगी, मतलब जो पोल्यूशन नहीं करेगी, और 50 वाली कोयला वगैरह से उससे हम प्राप्त करेंगे। ये हमने लक्ष्य रखा है 2030। तीसरे तीर के नीचे लिखिए भारत इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी। भारत इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिटी। भारत इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिटी में 45% की कमी करेगा। 45% की कमी करेगा। भारत इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी में 45% की कमी करेगा। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी बताइए। इंटेंसिटी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तीव्रता। ठीक है ना? कहते हैं ना ये इसकी तीव्रता ज्यादा है, इस पदार्थ की तीव्रता ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकलता है आसान भाषा में? अरे क्या करते हो यार, स्पीड होती है यार, कमाल करते हो भाई। एक जगह है, अब किसी आप कोयले की फैक्ट्री के पास जाओगे, किसी जहां कोयले से हो रहा है, तो वहां पर इसकी तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा होगी। आप अपने खेत में जाओगे, कार्बन तो वहां भी होगा, लेकिन वहां की तीव्रता कैसी होगी? कम होगी। तो ये कह रहा है कि जहां पर बहुत ज्यादा तीव्रता है, मतलब जहां पर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा है, आप एफएम पे नहीं सुनते, यहां पर पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है। चांद पोल पर इतना पोल्यूशन है, इधर इतना पोल्यूशन है, इधर इतना पोल्यूशन है। तो जहां पर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, वहां पर हम 45% की कटौती करेंगे। पूरे भारत में कार्बन का उत्सर्जन थोड़ी होता है, समझे ना बात को? भाई गांवों में कम है, शहरों में ज्यादा है। तो क्या जहां ज्यादा होता है, जहां ज्यादा का रेशियो है कि यहां तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन होता है, उसमें हम 45% की कमी करेंगे। मतलब उन स्थानों पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली पर हम काम करेंगे। समझे ना बात को? ये है। आइए नेक्स्ट, उस तीर के नीचे लिखो, इसमें लिखो कितने हो गए? 3 हो गए ना? आइए, भारत नॉन फॉसिल एनर्जी, लिख देता हूं, नॉन फॉसिल्स एनर्जी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गैर जीवाश्म ऊर्जा, हिंदी में। भारत नॉन फॉसिल्स एनर्जी की क्षमता 500 गीगावाट तक, 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा।
500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। आइए, अब नॉन फॉसिल्स एनर्जी क्या है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। नॉन फॉसिल्स एनर्जी क्या होती है? देखो, यदि मैं इसको हिंदी में कहूं, जीवाश्म, लिखना नहीं है, जीवाश्म से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन भी आता है कि जीवाश्म ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, बताइए। जीवाश्मों के अवशेष से। तो आपके पास जीवाश्म का वह कौन सा अवशेष है जिससे आप ऊर्जा प्राप्त करते हो? कोयला, समझे ना, कोयले। तो वे ऊर्जा के स्रोत जो कोयले से हटकर है, कोयले से हटकर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर जीवाश्म। समझ में आई बात सारी? चलिए जी, यहां पे लिख दीजिए, नॉन फॉसिल्स एनर्जी के नीचे लिखो ताकि जानकारी हो आपको। लिखो, कोयले से हटकर दूसरे माध्यम से एनर्जी प्राप्त करना। कोयले से हटकर दूसरे माध्यम से एनर्जी प्राप्त करना। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये जीवाश्म ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? कोयला। समझ जाओगे ना इसको? तो नहीं पता हो तो कहीं साइड में लिख लेना अपनी मर्जी से, ये आया हुआ है। तो अब इसमें जो आप देख रहे हो, जैसे ये वाला पोर्शन है प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन, ये कोई इतनी खास बात नहीं है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी, ये भी चल जाएगा भाई, 45% की हम कटौती करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक तो है आपका ये, ठीक है, एक है आपका ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमने रीन्यूएबल एनर्जी 50% करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? हम कब तक अपनी कुल ऊर्जा का 50% रीन्यूएबल एनर्जी में बदल देंगे? 2030। हम कब तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक कर देंगे? समझे ना, 2030 ये है। अब थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास वर्तमान में क्या है। हमने 2030 का लक्ष्य तो रख दिया, वर्तमान क्या है? तो ये जो रीन्यूएबल एनर्जी वाला मामला है ना, इसके नीचे लिख देना वर्तमान स्थिति। अभी हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? लगभग 25%, लगभग 25%, लगभग 25%। चले, और यहां पर आप लिख देना वर्तमान नॉन फॉसिल्स एनर्जी क्षमता। मतलब अभी तक हमारे पास कितनी क्षमता है? 150 गीगावाट। गीगावाट। समझे बात को? अब आप सोचिए कि 2021 में ये बात हुई है, 2030 तक हमारा लक्ष्य है और हमारे पास क्षमता इतनी है। तो कईयों को तो दुगना करना है, कईयों को दुगने से भी ज़्यादा करना है। ये हमारा टारगेट है। समझ गए मेरी बात को? तो इंटेंसिटी कितनी कम करेंगे? 45%। ठीक है, और प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन, इसमें कितनी कमी करेंगे? 1 बिलियन टन की। इन दोनों को यदि थोड़ा सा भूल भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो 3 पॉइंट है, नेट जीरो 2070 और गैर जीवाश्म ऊर्जा 500 गीगावाट तक हम पहुंचा देंगे 2030 तक। और
रिन्यूएबल एनर्जी हम 50-50 कर देंगे, 50%, ठीक है ना, वो कर देंगे, उसका भी 2030 है। ये चीज़ें भूल के भी मत भूल जाना, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इनसे, ये हमारे भारत के लक्ष्य है। चलिए जी, अब आइए कोप 27। कोप 27 ये हुआ 2022 में। ये स्थान था शर्म शेख, ये पड़ता है मिस्र में, शर्म शेख इजिप्ट में। चलें, आइए अब इसकी बात मैं कल करूंगा, लेकिन इसकी बात को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पढ़कर आओगे, नहीं तो 2070 कल भी आएगा, समझे ना। अब वो 2070 किस रूप में आएगा वो अलग बात है, ठीक है ना। इसमें भारत के जो टारगेट है उनकी बात करेंगे कल अपने।